नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्ज़ाम के इस यूट्यूब मंच पर, जिस पे आज से हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा प्राइमरी फोकस अभी करंट अफेयर्स पे ही होगा। करंट अफेयर्स को डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज मेरे द्वारा ली जाएगी, बाकी अन्य साथियों द्वारा जो है करंट अफेयर्स को डीप में और अन्य प्रकार से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी परीक्षाओं का जो करंट अफेयर्स है उसको हम इस तरह से कवर करें कि कोई भी सेगमेंट आपका छूटने ना पाए, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे एमसीक्यू हो। और जहां पर जो है बड़े मुद्दे हैं जिन पे गहन तरीके से जो है विश्लेषण करने की ज़रूरत है करंट अफेयर्स की, उस तरह की भी क्लासेज आप जल्दी ही जो है इस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप जो है इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में ही जो है अपने रिमार्क भी जो है हमें कमेंट में बताएं कि आप जो है कैसा लग रहा है आपको जो है ये चैनल। तो आज जो है मैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में पहला वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। इसमें हम 15 तारीख यानी 15 जून के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी पूरी व्याख्या को देखेंगे और सारे फैक्ट को कवर करेंगे, जिससे किसी तरह का भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा उनसे तो वो छूटने ना पाए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, आप देख सकते हैं। हाल ही में भारत ने स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए घोषणा की है। किस वर्ष तक इस अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना हो जाएगी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसमें 2025, 2027, 2030 और 2035। तो ये घोषणा जो है 2030 के लिए की गई है कि 2030 तक भारत अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा अंतरिक्ष में। इसके संबंधित जो अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उस पर एक नज़र डालते हैं। भारत इस अंतरिक्ष स्टेशन से माइक्रोग्रेविटी, जो मुख्य उद्देश्य है माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन करेगा। माइक्रोग्रेविटी को हिंदी में सूक्ष्म गुरुत्व भी कहते हैं। यह अंतरिक्ष यानी इसका अंतरिक्ष स्टेशन का जो भार होगा वो 20 टन वजनी जो है ये होगा। इसके बाद इससे संबंधित बाकी चीज़ें, इस परियोजना में किसी भी अन्य देश की सहायता नहीं ली जाएगी। इसरो स्वयं अपनी तकनीक से यानी स्वदेशी तकनीक से पूर्णतया स्वदेश में इस परियोजना को पूरा करेगा। इसमें किसी भी अन्य देश का सहयोग नहीं लिया जाएगा। और इस मिशन में का जो काम शुरू होगा वो चंद्रयान 2 जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद जो है इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू होगा। अब इसरो क्या है? इसरो के बारे में आप लोग जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में इसरो कहा जाता है और हिंदी में हम इसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसरो की स्थापना के बारे में भी क्वेश्चन आता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो से संबंधित हम लोगों ने तथ्य देखे। अब बात करते हैं अंतरिक्ष विभाग। तो जो केंद्र सरकार का अंतरिक्ष विभाग है, इसके प्रभारी राज्य मंत्री का क्या नाम है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इसके प्रभारी मंत्री हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जो है अंतरिक्ष तकनीकी से ही संबंधित है। इसरो द्वारा मिशन चंद्रयान 2 किस तिथि को लॉन्च करने के लिए अभी हाल ही में घोषणा की है? तो अभी 2 दिन पहले जो है ये घोषणा की गई थी। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, 15 जुलाई 2019, 15 अगस्त 2019, 15 जुलाई 2020, 15 अगस्त 2020। तो इसमें से जो इसरो द्वारा लॉन्चिंग की डेट तय की गई वो क्या है? 15 जुलाई 2019 को ये यानी चंद्रयान मिशन 2 भारत से लॉन्च किया जाएगा। इसकी लॉन्च से संबंधित जो फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा मिशन चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 को लॉन्च करने के लिए घोषणा की गई है।
चंद्रयान 2 जो मिशन है इसमें 3 मॉड्यूल होंगे जो यहाँ से भेजे जाएंगे लॉन्च व्हीकल के साथ, और ये तीनों जो है स्टेप बाय स्टेप अलग हो जाते हैं। तो पहला मॉड्यूल क्या है, ऑर्बिटर। ये जो है सबसे पहले चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। उसके बाद आती है लैंडर की बारी। लैंडर का जो स्पेसिफिक नाम दिया गया है वो है विक्रम। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो लैंडर विक्रम है जो रोवर को लेके जाएगा चंद्रमा की सतह तक। उसके बाद रोवर को भी स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। तो रोवर ही मुख्य पार्ट है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और विभिन्न प्रकार के अध्ययन करेगा। तो इसका जो नाम रखा गया है प्रज्ञान, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इससे जुड़ी एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि इसका प्रक्षेपण जो है कैसे किया जाएगा। इसका प्रक्षेपण जो है लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 के द्वारा किया जाएगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग स्टेशन से। तो GSLV Mark 3 इसका लॉन्चिंग व्हीकल होगा। इसकी जो संभावित तिथि है जो प्रोजेक्ट में बताई गई है वो है कि 6 या 7 सितंबर 2019 को ये यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। इस मिशन में 14 भारतीय पेलोड या अध्ययन के उद्देश्य से लगाए गए उपकरण भेजे जाएंगे जो वहां पर विभिन्न प्रकार के अध्ययनों का जो है करेंगे। अब इस मिशन से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, चंद्रयान मिशन 2 जो है इसकी मिशन डायरेक्टर कौन है। इसकी मिशन डायरेक्टर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है रितु करिधल। रितु करिधल इसकी मिशन डायरेक्टर हैं। इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये भारत की जो है जो रॉकेट टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम है उसमें इन्होंने शुरू से लेकर अब तक बहुत ही प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। इसरो ने अक्टूबर 2008 में पहला चंद्रयान, यानी इसको चंद्रयान 1 कहा गया था, लॉन्च किया था। अब उसके 10 सालों के बाद लगभग चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की जा रही है। चंद्रयान 2 जो मिशन है इस पर लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च या व्यय होने की संभावना है। चंद्रयान 2 का वजन 3.8 टन है। तो ये सब जो है इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। तो ये डेट तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसकी शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई, यानी किस संस्था द्वारा इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में ILO कहते हैं, और कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनकी जो संस्था है बचपन। तो इनमें से आपको बताना है किसके द्वारा जो है बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो जो बाल श्रम निषेध दिवस है ये द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के द्वारा मनाया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे नज़र डालते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? वर्ष 2002 में, जिसका आयोजन जो है ILO द्वारा किया गया था और उसके बाद से जो है परंपरागत रूप से ILO इसको प्रतिवर्ष मनाता है। विश्व बाल श्रम दिवस जो है 2019 में जो मनाया जा रहा है, इसकी थीम जो है क्या है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में थीम पर बहुत ही फोकस रहता है। इसकी थीम है चिल्ड्रेन शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स। हिंदी में अगर इसको हम कहेंगे, बच्चों को फील्ड में नहीं सपनों पर काम करना चाहिए। तो यहाँ फील्ड का आशय है कि कारखानों या उद्योगों में काम ना करके उनको अपनी भविष्य को बनाने के लिए जो उनके सपने हैं उस पर कार्य करना चाहिए। कुछ और रिलेटेड फैक्ट, वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष तक की आयु के कुल 25.96 करोड़ बच्चे हैं और इन बच्चों में से 1.01 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो बाल श्रम के शिकार हैं। तो ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है। फिर ILO ने यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल में ही एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके अनुसार विश्व भर में 15.2 करोड़ बच्चे
बाल श्रम करने के लिए विवश हैं। तो ये भी एक भयावह स्थिति है कि इतने सारे प्रयासों के बाद भी जो है अभी बाल श्रम पर जो है ज़्यादा मजबूती से नियंत्रण नहीं किया जा सका है। अब भारत में बाल श्रम को लेके जो भी कानून या वैधानिक और संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं वो भी परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 24 जो हमारे मूल अधिकार में आता है, इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों, जोखिम भरे उद्योगों, खानों इत्यादि में पूरी तरह से नियोजन जो है ये प्रतिषेध करता है हमारा मूल अधिकार, यानी कोई भी जो है उनको नियोजित नहीं कर सकता है उसमें। उसके अलावा बाल श्रम निषेध नियमन कानून 1986 में जो बनाया गया था, इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अवैध व्यापार एवं अन्य 57 प्रकार की प्रक्रियाओं में नियोजन करना यानी उनका एम्प्लॉयमेंट करना दंडनीय अपराध है। फैक्ट्री कानून 1948 का, उसमें भी ये बात कही गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी इस तरह के व्यवसाय में नियोजन करना अपराध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है विश्व निवेश रिपोर्ट 2019, जो एफडीआई के बारे में है, जिसमें ये बताया गया है कि एफडीआई का फ्लो किस प्रकार था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कितना बढ़ा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5%, 6%, 7% और 8%। तो ये जो वित्तीय वर्ष है 17-18, ये एक तरह से औद्योगिक मंदी के लिए जाना जाता है। उस समय विश्व की अर्थव्यवस्था में बड़ा उथल पुथल था, उसके बावजूद जो है भारत ने 6% की ग्रोथ एफडीआई में प्राप्त की थी, जो कि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत दशा को दिखाता है। अब इस रिपोर्ट में कुछ और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिनमें से कुछ पॉइंट्स जो है पूछे जा सकते हैं। तो वित्तीय वर्ष 17-18 में भारत में 6% बढ़ोतरी के साथ 42 अरब डॉलर का निवेश आया। तो आपको ये जरूर याद रखना है फिगर भी कि 42 अरब डॉलर का निवेश आया। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत एफडीआई को आकर्षित करने वाला 20 शीर्ष देशों में विश्व के शामिल रहा, यानी टॉप 20 कंट्रीज में था। भारत में सर्वाधिक एफडीआई किन क्षेत्रों में आया? विनिर्माण, वित्तीय सेवा क्षेत्र और संचार क्षेत्र। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है भारत में इनफ्लो हुआ यानी आया। इस दौरान वैश्विक एफडीआई यानी जो ग्लोबल लेवल पर एफडीआई है, इसमें 13% की कमी आई थी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस दौर में जो है थोड़ा उथल पुथल था जो है अर्थव्यवस्था में, तो पूरे विश्व में जो वैश्विक एफडीआई थी उसमें 13% की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान एशियाई क्षेत्र में विकासशील देशों में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश कौन रहा? भारत। भारत जो है एशियाई क्षेत्र में जितने भी विकासशील देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला देश था। और दक्षिण एशिया की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करता देश था। इसके अलावा भारत ने दक्षिण एशिया के कुल एफडीआई का 77% हिस्सा जो है प्राप्त किया, यानी जितनी भी एफडीआई इनफ्लो हुआ दक्षिण एशिया में उसका 77% जो है भारत ने प्राप्त किया। और भारत ने वर्ष 2017 के मुकाबले यानी इससे 17-18 के पिछले वित्तीय वर्ष में, जिसको हम 16-17 बोलेंगे, तो भारत ने 16-17 के मुकाबले एफडीआई में 44% की वृद्धि दर्ज की। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इससे जुड़े हैं और पूछे जा सकते हैं। अब ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जो है अंकटाड द्वारा जारी की जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में अंकटाड कहते हैं। इंग्लिश में उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट जारी करता है। अंकटाड के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें वर्तमान में 195 देश जो है सदस्य हैं और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है एक अंग है।
इसके बाद अंकटाड द्वारा कुछ रिपोर्टें प्रमुख रूप से प्रकाशित की जा सकती हैं जो आपके सामने है, आप इसको जो है देख सकते हैं। इसमें से हम दूसरे नंबर की रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट के बारे में इस प्रश्न में चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे तो 2019 में जो मनाया गया, इसकी विषय वस्तु या थीम क्या रही? तो पहला ऑप्शन क्या है, डोनेट ब्लड गिव लाइफ, डोनेट ब्लड बिकम हीरो, ब्लड डोनर्स आर सोशल हीरोज, सेफ ब्लड फॉर ऑल। तो इसका सही उत्तर क्या है, सेफ ब्लड फॉर ऑल इसका सही उत्तर है। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को, हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम सेफ ब्लड फॉर ऑल, हिंदी में अगर आ जाए तो सभी के लिए सुरक्षित रक्त, ये इसका जो है थीम थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको मनाया जाता है यानी WHO जो है इसका आयोजक है, और 1997 से प्रत्येक वर्ष जो है इस दिवस को मनाने की परंपरा पड़ी। वर्ष 1997 में WHO ने 100% स्वैच्छिक रक्तदान नीति अपनाने के लिए सभी देशों को प्रेरित किया, जिसमें से 49 देशों ने ही जो है स्वैच्छिक रक्तदान नीति को अपनाया। स्वैच्छिक रक्तदान नीति क्या है? स्वैच्छिक रक्तदान नीति ये कहता है कि अगर आपको ब्लड चाहिए तो उसके बदले में आपको डोनेट करना चाहिए, और उसके अलावा भी आपको स्वेच्छा से जो है ब्लड डोनेशन करना चाहिए, जिससे किसी गंभीर या किसी भी असहाय व्यक्ति की जो है सहायता की जा सके। अब इस दिवस के इतिहास में अगर हम चलते हैं तो 14 जून 1968 को एक महान हस्ती जिनको जाना जाता है जीव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर, सभी ने नाम सुना होगा, कार्ल लैंडस्टीनर का 14 जून 1868 को जन्म हुआ था, और इन्होंने ही ब्लड ग्रुप A, B और O की खोज की थी, जिसको ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। इस महान खोज के लिए लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इन्हीं की स्मृति में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब रक्तदान कौन कौन कर सकता है? तो 18 से 65 वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हो, स्वस्थ व्यक्ति का जो पैरामीटर अलग होता है, BP वगैरह सब नापा जाता है उसमें, तो 18 से 65 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। उसके अलावा वजन कम से कम 45 किलोग्राम रिकमेंडेड है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसके अनुसार। पुरुष प्रत्येक 3 माह में एक बार, और महिला हर 4 महीने पे एक बार रक्तदान कर सकती है। तो ये जो है कुछ क्राइटेरिया हो गए रक्तदान के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अभी एक सूची या आंकड़ा जारी किया गया है विश्व की शीर्ष 2000 कंपनियों के बारे में। तो इस विश्व की 2000 शीर्ष कंपनियों में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं, जो हमको इस प्रश्न में बताना है। 57, 150, 157 या 200। तो इसमें जो है विश्व की शीर्ष 2000 कंपनियों में भारत की मात्र 57 कंपनियां शामिल हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। 2000 में से जो उसमें से भी जो टॉप 200 हैं, उसमें भारत की एकमात्र कंपनी शामिल है, जो नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यानी टॉप 200 में केवल एक कंपनी भारत की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद देखते हैं भारत की जो टॉप की 4 कंपनियां, मतलब जो उस लिस्ट में शामिल हैं, उनमें उनकी रैंकिंग क्या क्या है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी हमने बात की, उसकी 71वीं पोजीशन है। उसके बाद HDFC बैंक 209वीं पोजीशन है इसकी, ONGC की 220वीं पोजीशन है, और इंडियन ऑयल की 288 पोजीशन है इस वर्ल्ड रैंकिंग में 2000 कंपनियों के मध्य। इस रिपोर्ट में एक अलग कैटेगरी भी थी, टॉप 10 कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज। इसमें जो है भारत की एक कंपनी को शामिल किया गया, जिसका नाम है HDFC लिमिटेड। फिर अब विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, जो लगातार 7 सालों से शीर्ष स्थान पे है? तो इसका जवाब क्या है? इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ICBC। ये लगातार 7 सालों से वर्ल्ड की 200 कंपनियों में टॉप पोजीशन पर बनी हुई है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघाई सहयोग बैठक जो अभी हाल ही में संपन्न हुई है, तो इस शिखर सम्मेलन के बारे में डेट तो आप जानते हैं कि ये 14-15 जून को जो है वहाँ पर आयोजित हुआ किर्गिस्तान में, बिश्केक में, उसकी राजधानी में। लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि ये कौन सा संस्करण था, यानी अब तक जितने भी मीटिंग हुए हैं उसमें इसमें सीरियल कौन सा था, तो ये 19वां संस्करण था इस शिखर सम्मेलन का। इससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो 14 से 15 जून तक बिश्केक में इसका आयोजन हुआ। एससीओ चीन के नेतृत्व वाला 8 सदस्यीय, इसमें कुल कितने सदस्य हैं, 8 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा समूह है। 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं, चाइना, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये जो है 8 देश हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 4 ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक देश हैं, जो कि कौन से हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। एससीओ की स्थापना के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। अब बात करते हैं कि भारत जो है एससीओ में कब शामिल हुआ। तो भारत जो है उसको पूर्ण सदस्य देश का दर्जा मिला। भारत और पाकिस्तान दोनों को ही पूर्ण सदस्य देश का दर्जा मिला 2017 में। और भारत शामिल कब हुआ था, भारत 2005 में जो है पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इसमें शामिल हुआ था। एससीओ समिट 2019 की अध्यक्षता किसने की, तो ये जिस कंट्री में भी सम्मेलन होता है वहाँ का जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी वहाँ पर स्टेट हेड होता है, उसके द्वारा किया जाता है। तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबे जीनबेकोव, इनके द्वारा जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। अब हम अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन, किस भारतीय को यूनिसेफ का डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भारत की एक मशहूर हस्ती अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को ये सम्मान यानी डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अब ये पुरस्कार क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पहले से प्रियंका चोपड़ा जो है इनका यूएन से क्या रिलेशन है, क्यों चर्चा में है, तो प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी हैं, यानी गुडविल एम्बेसडर जिनको हिंदी में हम सद्भावना दूत कहते हैं। वे यूनाइटेड नेशंस के गर्लअप प्रोग्राम जो बच्चियों को के जीवन को बचाने और उनके उत्थान के लिए है, उससे भी जुड़ी हुई हैं। डैनी काय, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, तो डैनी काय पुरस्कार में डैनी काय का क्या अर्थ है। डैनी काय कौन थे, ये एक अमेरिकी अभिनेता, गायक व डांसर थे। और सबसे बड़ी बात है वे 1954 में यूनिसेफ के पहले गुडविल एम्बेसडर यानी सद्भावना दूत बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उससे पहले हम देखते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है, तोरे हेट्रेम। तोरे हेट्रेम जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वें भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मलेशिया, बैंकॉक, ओमान और मेलबोर्न। तो 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव जो है इसका आयोजन मेलबोर्न में किया जा रहा है। मेलबोर्न कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ पर इसका आयोजन 8 से 17 अगस्त तक किया जाएगा। इसमें एक सवाल और बनता है जो इम्पोर्टेंट है कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे एक भारतीय को जो है आमंत्रित किया गया है, जिनका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान जो है इसके मुख्य अतिथि होंगे। एक दो फैक्ट और देखते हैं मेलबोर्न के बारे में। मेलबोर्न जो है ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के राज्य विक्टोरिया की तटीय राजधानी है। ये फिल्म फेस्टिवल विक्टोरिया सरकार की पहल है, यानी उनके इनिशिएटिव पे मनाया जा रहा है, जो विक्टोरिया तथा भारतीय फिल्म उद्योग के मध्य मजबूत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2018 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार
किसको प्रदान किया गया। इसकी घोषणा तो पिछले ही वर्ष हो गई थी, लेकिन अभी एक कार्यक्रम में इसको जो है प्रदान भी किया गया है, पुरस्कार वितरण हुआ है। तो अमिताभ घोष को 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये सम्मान इनको दिल्ली में हैबिटेट सेंटर में आयोजित एक समारोह में दिया गया था। और इसमें सम्मान किसने दिया? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 का वितरण किया गया। खासियत क्या है? अमिताभ घोष एक ऐसे पहले लेखक हैं जिनको अंग्रेजी भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो परंपरा थी वो केवल 22 भारतीय भाषाओं के लिए ही पुरस्कार दिया जाता था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं हम। 1961 में इसका प्रारंभ हुआ था भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा। इसमें 22 भारतीय भाषाएं शामिल हैं जो 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं। 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद अंग्रेजी भाषा को इसमें शामिल कर लिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? GS कुरूप, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये एक मलयालम लेखक है, इनको दिया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1969 पर हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और सरस्वती देवी की प्रतिमा, जिसको वांग देवी प्रतिमा भी कहते हैं, ये कांसे की होती है, ये प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज के 10 क्वेश्चंस को पढ़ा और उनसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो उनसे रिलेटेड थे उनको भी देखा। तो मेरा यही अनुरोध है कि इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। ये एक डेली सीरीज है और कंटिन्यू फॉलो करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।